आप जो है प्रशासन में, हर सरकार में आप कार्यरत रहे, सपा रही, बसपा रही और बीजेपी में भी आप रहे जो है, और हर सरकार में आपको अच्छा पद मिला। आजकल जो है अच्छे पद के लिए काफ़ी लोग पैसे भी देते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक बड़ा खेल है। तो ये कैसे संभव हुआ कि मतलब आपको हर सरकार में अच्छा बेहतर माना गया और आपको बेहतर पद मिले? तो ये समीकरण या ये कैसे मतलब आप कर पाते हैं? इसके पीछे गणित क्या है? हाँ, इसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड गणित नहीं है जी देखिए, हर परिवार में जी हर तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, और जो सर्वोच्च पदों पर लोग होते हैं वो गवर्नेंस को भी अच्छा करना चाहते हैं। जी और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं गवर्नेंस में शांत रूप से बिना अनावश्यक क्रांतिकारिता की हो, देखिए मैं एक बहुत स्पष्ट भी कह दूं जी कि जो लोग नौकरी में रहते हुए बागी तेवर दिखाते हैं, जी उनसे मैं अक्सर कहता हूं कि उन्हें नौकरी से रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग सोचें कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कि मैं हमेशा कहता हूं कि नौकरी में रहते हुए आपका उत्कृष्ट उदाहरण क्या हो सकता है? या तो विदुर हो सकते हैं आप, जी कि जैसे विदुर धृतराष्ट्र को सलाह दे देते थे, और अगर वो नहीं मानते थे धृतराष्ट्र, तो विदुर अपने को उससे अलग कर लेते थे, जी उसमें सम्मिलित नहीं होते थे, लेकिन राय बेबाक देते थे। उसी तरह दूसरा उदाहरण है मुद्राक्षस में आपको मिलता है, जो नंद का जो महामंत्री था, चाणक्य ने उन्हीं को कहा कि चंद्रगुप्त को भी कि उन्हीं को महामंत्री बना लो, महामात्य बना लो। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति सत्ता की व्यवस्था के क्रियान्वयन से जुड़ा था। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि यदि आपको बागी होना है तो सिस्टम से अलग निकल जाओ, और सिस्टम के अंदर अगर आपको शुचितापूर्ण काम करना है तो जो शासनादेश है, जो नियम कानून है, उसका ईमानदारी से जनता तक पहुंचा दो। और बागी तेवर है तो रिजाइन करो और इसके बाद चैलेंज करो सिस्टम को। सिस्टम के अंदर चैलेंज करने के लिए तो आपको अच्छे परामर्श देना, अच्छी राय देना, उसमें संलिप्त न होना, और जितने अच्छे शासनादेश हैं जो पब्लिक फ्रेंडली काम हो सकता है उसको, क्योंकि मैं मानता हूं कि 99.9% ऐसे शासनादेश हैं जो अगर ठीक ढंग से ईमानदारी से इंप्लीमेंट हो जाए तो क्रांतिकारी बदलाव आम जनता के जीवन में हो सकता है। तो सारे अधिकारी मिल करके इस दिशा में अगर सोचें, मुझे लगता है कि मैं किसी पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बारे में निष्कलंक रूप से लोग मानते हैं कि ईमानदार हैं और हार्डवर्किंग हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को अगर आप एक साथ जुट करके सारे ब्यूरोक्रेट, उनका जो इंटेंशन है कि ईमानदारी से काम हो जाए, मेरा मानना है अगर काम करें, और भी पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं जो अच्छे रहे हैं, अगर उनकी मंशा के अनुसार जनता के बीच में काम करे ब्यूरोक्रेसी, तो वो उसका ज्यादा बड़ा दायित्व होना चाहिए। बिल्कुल। बागी होना है तो तुरंत चुनौती दो सिस्टम को। सिस्टम के अंदर चुनौती देने का ढंग अलग होना चाहिए, और बागीपन से चुनौती देने का ढंग अलग होना चाहिए। बस विनम्रतापूर्वक मैं इतना कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार से डिसेंट ना हो, सरकार से असहमति हो, आप टिप्पणी पे लिख दीजिए असहमति, बिल्कुल ठीक बात, फाइल पे लिख दीजिए। आगे वाले को निर्णय लेना हो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। और आप डिसेंट लिख देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो निर्णय ले ले, अगर आपने कानून से दिया है तो व्यवस्था के अंदर विरोध और व्यवस्था के बाहर विरोध, दोनों के मोड अलग होने चाहिए। बस इतना कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आप सहमति दो सरकार से। बिल्कुल। सर अरे वाला आप बनारस के हैं ना जी? कौन सा आपका गांव है? मेरा गांव है बरजी, जो बाबतपुर एयरपोर्ट से करीब 8-10 मिनट का रास्ता है। अच्छा। और पहले तो सदर तहसील थी, वहाँ की पिंडरा तहसील का हिस्सा है। और मूलतः गांव से हूँ, गांव के प्राथमिक विद्यालय में पटरी लेके पढ़ा हूँ जी, और गांव के परिवेश में पला बढ़ा हूँ, इसलिए गांव को अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेसी का एक संकट ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महानगरों में रहे हैं, जो गांव 80% जो गांव है जहाँ उनको काम करना है, उनसे उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उनका एक बहुत डिस्कनेक्ट है। इसकी वजह से भी एक बहुत खतरे हैं, चुनौती है ब्यूरोक्रेसी के समक्ष। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं कि इमर्सन,
ये जो शुरू में पद दे दिया जाता है, उसकी बजाय जो सीनियर से सीनियर अधिकारी को लेखपाल और सेक्रेटरी बना के रखना चाहिए 6 महीने गांव में, और उसको गाड़ी घोड़ा न दे करके गांव में ही पंचायत घर में रहने की आदत डालनी चाहिए। अगर 6 महीने कोई शुरुआती नौकरी में एक बड़े गांव में गांव के अंदर रहकर वहां के ग्राम स्तरीय कर्मचारी वाले काम कर ले, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर अपेक्षित संवेदना, अपेक्षित अंडरस्टैंडिंग, समझ और एक अपेक्षित ओरिएंटेशन, अभिमुखीकरण भी अच्छे से हो सकता है, जिसको अक्सर एनजीओ या जो भारत सरकार बड़े सारे कोर्सेज कराती है तो उसको इमर्सन प्रोग्राम कहते हैं, कि उसमें आप उसको इमर्स करिए व्यक्ति को पहले। यहाँ पर क्या होता है, पीछे आईएएस अफसर आते हैं, अचानक वो एसडीएम बन गए, अचानक उनको गाड़ी मिल गई, ट्रेनिंग में भी जाते हैं तो बहुत ही डेकोरेटिव ट्रेनिंग हो जाती है फील्ड की, कि वो किसी अफसर के कमरे में बैठे हुए हैं, या अफसर भी कह देते हैं कि जाओ यार अभी तुम्हारे घूमने का वक्त है। तो जो एक्चुअल इमर्सन का टाइम होता है पब्लिक के साथ और शासनाध्यक्ष, उसमें उतना कमिटमेंट नहीं हो पाता है जिसकी जरूरत। आप जो है गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, आदिवासियों के ऐसे बच्चे जिनके कोई माँ बाप नहीं है, और बावरिया जो पूरा एक जिन्हें दुष्ट लोग मानते हैं, मतलब जिन्हें मानते हैं कि अपराधी कौम है, उसको आप मेन मुख्य धारा में ले आने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो इस पूरे काम धाम को आप कैसे संयोजित कर पाते हैं इतनी व्यस्तता में, और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी किस स्टेज पे सारा काम धाम है? मैं सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में जो कोल व्हील है जी, उनको 2 वर्ष की रेगुलर ITI करा के जॉब से जोड़ के मेन स्ट्रीमिंग करते हैं ताकि नक्सलवाद उदाना पनपे। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में काउंसलिंग करते हैं आदिवासियों की। बावरिया और कुछ रोगियों के बच्चे, इनके अध्ययन अध्यापन पर भी हम लगते हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग पिकनिक बनाने जाते थे छुट्टियों में या सैटरडे संडे में कुछ मिलता है, मैं उसका उपयोग इन बच्चों के पर समय दे के करता हूँ, और उसमें हमारे परिवार में हमारी पत्नी भी साथ देती हैं। अगर फिजिकली मैं नहीं जा पाता हूँ तो फिजिकली वो चली जाती हैं वहाँ पर। और बावरिया के बारे में जो आपने कहा कि लोग दुष्ट कहते हैं, जी, कम से कम वो तो घोषित अपराधी हैं, जी, उनका एजेंडा हिडन नहीं है, ट्रांसपेरेंट थे, इसलिए उनको सुधारना आसान था, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी थी वही कर रहे थे। इसलिए जब उनकी फिलॉसफी को हमने चेंज करने की कोशिश किया तो कम से कम 18,000 की आबादी में 95% आज की तारीख में डिक्रिमिनलाइज हो गए हो। उनके मन में क्रिमिनल भाव नहीं है। उनकी बच्चियां DU मिरांडा में पढ़ रही हैं, तमाम बच्चे उनके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ITI पॉलिटेक्निक करके हो गए, टीचर हो गए, नर्सेज हो गई, ब्रांच मैनेजर हो गए बैंकों में, क्योंकि उनका एक क्लियर एक क्राइम के बारे में कॉन्सेप्ट था, उसको बुरा नहीं मानते थे, लेकिन उनके अंदर कम से कम डाइकोटॉमी नहीं थी, उनके अंदर चरित्र का दोगलापन नहीं था, जी, जी, कि वो अच्छी बातें करते हो और दोगलापन करते हो। ऐसे लोग बदलना बड़ा आसान होता है अशुन, जी, और ऐसे लोग जब बदलते हैं तो बहुत अच्छे से राष्ट्रीय मुख्य धारा में आते हैं। तो मुझे खुशी है, इसलिए मैं बावरियाज को की मैं इज्जत करता हूँ, और उनको हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो ताकत है उसका इस्तेमाल, उस जज्बे का इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए करो, देश के कल्याण के लिए करो, और मुख्य धारा में शामिल हो। और मैं देखता हूँ बड़े तेजी से उनके अंदर बदलाव आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बीच काम करके। मुसहरों के लिए आपने काफ़ी काम किया वहाँ पे आजमगढ़ में, उसकी चर्चा गाजीपुर और तमाम आसपास के जिलों तक भी आई। बल्कि हमारे यहाँ संजीव गुप्ता जी जो मुसहरों के बीच में काम करते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी कहा कि आजमगढ़ में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। क्या काम था सर वो, जो है जमीनों, कुछ उनको जमीन देने का हमने था? उनको एक वीर बिरसा मुंडा प्रोजेक्ट नाम के जनपद में शुरू किया, जो एक आदिवासी थे और स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के, और उनके नाम से उनके अंदर हमने एक प्राइड पैदा किया। पहला साइकोलॉजिकल। दूसरा, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी घर बनाने के लिए, ज़मीनों का आवंटन लगभग हमने 2000 परिवारों को कराया। लगभग 3000 मुख्यमंत्री आवास योजना से कनेक्ट किया। उनके 350 बच्चों को जो हाई स्कूल पास थे स्किल मिशन में ट्रेनिंग दिलाई। उनकी जितने बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, एक मनोवैज्ञानिक रूप से उनके अंदर एक डिप्रेशन था कि हमें छोटी जाति मानते हैं, उनकी काउंसलिंग कर करके उन स्कूलों में उनको फिर हमने पढ़ने का एक माहौल बनाया। और NRLM की महिलाओं का के तहत NRLM में उनके हमने तमाम ग्रुप बनाए। झाड़ू बनाने का काम शुरू कराया, जिनको नगर निकायों में उन्हीं को झाड़ू खरीदने के लिए हमने उनसे कनेक्ट किया, एक उपभोक्ता के रूप में भी। और उनके अंदर कल्चरल प्रोग्राम जो उनका अपना होता था, जिसको भूल गए थे या जिनको वो समझते थे बहुत बैकवर्ड है कल्चरल ट्रेड, उसमें उनको लखनऊ महोत्सव, आजमगढ़ महोत्सव में
मैंने उनके प्रोग्राम्स कराए हर जगह, उनके भी और धरकार जो बिरादरी है जी डोम, उनके भी। जी तो उनको उससे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, जैसे धोबिया है, कहरवा है, इस तरह के नृत्य करते थे लोग, या पहले पुराने वो गाते थे ढोलक बजा के गोल गोल नाचते थे जो। तो उन सारे कार्यक्रमों में उसको प्रस्तुत किया, और हमने हर ब्लॉक में उन्हीं के पढ़े लिखे लड़कों का 5-5 को वॉलंटियर बना दिया था, और उन्हीं से सर्वे कराता था, फॉर्म देके, सरकारी मशीनरी से नहीं कराता था। इसलिए बहुत ईमानदारी से उन बच्चों ने किया। और मुझे लगता है कि मैं अभी भी उनसे जुड़ा रहूँगा, कलेक्टर भले नहीं हूँ। मैंने उनको कहा है कि वो वॉलंटियर्स का नंबर, टेलीफोन मेरे पास है, करीब 150 वॉलंटियर्स का, और उनको हमने कहा है कि मैं तुम्हें समय समय पर, जब ये कोरोना ख़त्म होगा तो कभी हम बनारस बुला के या कभी वहीं जा कर के उनको हम उनकी योजना से जुड़े रहेंगे। और गुप्ता जी जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, अगर गाजीपुर में, कुछ लोग जौनपुर में काम कर रहे हैं, जी 3 वनवासियों पर काम करने वाले लोगों की एक टोली खड़ा करेंगे, बिल्कुल जिससे कि इन पर एक फोकस था। बिल्कुल। गाजीपुर में भी उन्होंने खड़ा किया हुआ है कुछ ऐसे लोग जो एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट के तौर, जो उन्हीं के बीच में से निकले हैं और जागरूक कर रहे हैं। अब चलेंगे कभी आपके साथ, उन लोगों से बात करेंगे पक्का। और कोशिश करेंगे उधर जो भी 10, 12, 15 जनपदों में। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बनटांगिया और मुसहरों के बारे में बहुत ही बातें करते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना में स्पेसिफिक प्रोविजन डाला अच्छा कि इनको प्रायोरिटी की जाए, इनके आवासहीन लोगों को, मुसहर और बनटांगिया को देने के लिए। तो इस पॉलिसी से भी हम उसका लाभ ले सकते हैं, इनको आगे बढ़ाने। आपने सर प्रशासक रहते हुए तमाम कविताएं भी लिखी, कविता संग्रह की भी बात थी। पिछला जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो उसमें था कि कविता संग्रह जल्दी ही आ जाएगा। किस स्टेज पे है? हमारे कविता संग्रह आ चुकी है, लॉकडाउन कारण हम उसका विमोचन नहीं करा पाए। अच्छा शब्द कुछ कहे कुछ अनकहे जी प्रभात प्रकाशन से हुआ है, दूसरा एक फिर प्रकाशन की प्रक्रिया में है। जी और इधर अब हमने कुछ कहानियां भी लिखना शुरू किया है। मुख्यतः जो ये श्रमिक पलायित होकर के वापस गांव जा रहे हैं, वहां पर जिस तरह से सामाजिक समीकरणों में बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से एसेट पर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म पर बोझ आ रहा है, और उससे किस तरह से सामाजिक रिश्ते और मनोवैज्ञानिक रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं, और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस विषय में अब कुछ लिखना शुरू किया मैंने। और उसकी कहानी संग्रह, जब कुछ कहानियां हो जाएंगी तो उसको भी ले आएंगे।